कि अगर फैक्ट्री से गुड्स रिमूव होते हैं तो ड्यूटी बिकम्स इमीडिएटली पेबल एज पर रूल 4. बट इन केस ऑफ रूल 20 गुड्स, अगर गुड्स रूल 20 में नोटिफाइड हैं तो दे कैन बी रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस, they can be removed from the factory without payment of duty, and whenever such goods are removed from the warehouse, duty has to be paid from at the time of removal from warehouse as per rule 4. रूल 20 गुड्स के केस में ये फैसिलिटी मिलती है. रूल 20 में ऑलमोस्ट कहने के लिए तो कंडीशन ये है कि सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, बट ऑलमोस्ट एक्साइज के सभी गुड्स यहां पे नोटिफाइड है, तो लगभग सभी गुड्स के केस में फैसिलिटी अवेलेबल है. अब हम इन गुड्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है टू नोटिफाई सच काइंड ऑफ गुड्स जिनके के रेस्पेक्ट में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी. रिमूवल पे जब वेयरहाउस से जब रिमूवल होगी तो ड्यूटी कौन पे करेगा? Who shall be liable to pay the duty? वेयरहाउस कीपर. और यहां पर वो सभी प्रोविजंस लगेंगे जो प्रोविजंस फैक्ट्री से रिमूवल के टाइम पे लगते. बताइए, जब वेयरहाउस से गुड्स की रिमूवल होगी तो वैल्यूएशन किस रूल में होगी? वैल्यूएशन कहां पे होगी? वैल्यूएशन कहां पर होगी? क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे वैल्यूएशन के लिए? सेक्शन 4. सेक्शन 4 में 41A या 41B? कंडीशन चारों सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल, और प्लेस ऑफ रिमूवल वेयरहाउस भी होता है. अच्छा बताइए, प्लेस ऑफ रिमूवल वेयरहाउस होता है तो क्या फैक्ट्री से वेयरहाउस तक जाने की जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये आप लेस नहीं करेंगे? फैक्ट्री से वेयरहाउस तक जाने की जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है क्या ये लेस करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, रूल 5 ऑफ सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स मना करता है. रूल 5 क्या कहता है कि प्लेस ऑफ रिमूवल से बायर की प्रीमाइसेस तक की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो माइनस होती है, और प्लेस ऑफ रिमूवल इस केस में फैक्ट्री नहीं है, वो तो वेयरहाउस है. तो देयरफॉर एक प्लेस ऑफ रिमूवल से दूसरे प्लेस ऑफ रिमूवल तक गुड्स ले जाने की कॉस्ट आपकी माइनस नहीं होगी, तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपकी डिडक्टेबल नहीं होती. इट शैल बी एडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू. तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो प्रोविजंस आपने पहले से पढ़ रखे थे. रूल 4, रूल 20 और along with रूल 5 ऑफ सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स. तो आइए देखते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग द वेयर हाउसिंग. रिमूवल ऑफ गुड्स टू वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी. सब रूल 1. द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in the official gazette extend the facility of removal of any excisable goods from the factory of production to warehouse or from one warehouse to another warehouse or from one warehouse to another warehouse. तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू फैसिलिटी ऑफ रिमूवल एक्सटेंड कर सकती है. फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन से वेयरहाउस तक एक्सटेंड कर सकती है, या फिर एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस तक. बताइए, अगर दोनों वेयरहाउस रजिस्टर्ड हैं तो इस केस में हम एक वेयरहाउस से दूसरे से तीसरे में एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर हम वेयरहाउस में गुड शिफ्ट करते हैं तो बताइए, इसमें क्या गवर्नमेंट को कोई दिक्कत होगी? क्या गवर्नमेंट का इसमें कोई नुकसान है क्या? क्या गवर्नमेंट का कोई नुकसान है इसमें? क्यों नहीं है? आप फैक्ट्री से रिमूव करते तो इमीडिएटली ऑन द रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री गवर्नमेंट को ड्यूटी मिल जाती. अब गवर्नमेंट की ड्यूटी डिफर हो रही है कि नहीं हो रही है?
हाँ तो अगले महीने में हो रही है ना, वेयर हाउस में ले जाने के बाद में क्या गारंटी कि अगले महीने बिक जाएगा? बात समझाइए आपको। मुद्दा ये है कि अगर आपने यहां से रिमूवल कर दी होती और यहीं पे ड्यूटी पेबल होती तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को ड्यूटी मिल गई होती, बट आपने वेयर हाउस में रखा, वेयर हाउस में कब तक रखा रहा माल, गवर्नमेंट की ड्यूटी तो डिफर हो गई। जब तक ये वेयर हाउस से दोबारा से रिमूव नहीं होता तब तक गवर्नमेंट की ड्यूटी डिफर्ड रहेगी और गवर्नमेंट उसके ऊपर पेमेंट नहीं ले सकती आपसे। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी एक्सटेंड कर रखी है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि ये करना मजबूरी है, क्योंकि एक फैक्ट्री से पूरे इंडिया में सप्लाई थोड़ा ना हो जाएगा माल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपर बनाने के लिए गवर्नमेंट को ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी बिजनेस ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी दी जा रही है। और दूसरी चीज, एक समस्या ये भी है कि अगर हम उसे ये फैसिलिटी नहीं देते तो दिक्कत क्या होगी, बिजनेसमैन मारा जाएगा, वो माल बेचेगा नहीं और उसे ड्यूटी पहले देनी पड़ जाएगी। ड्यूटी देने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बायर से पैसे आएंगे नहीं, आपकी जेब से पैसे पहले निकल जाएंगे। तो गवर्नमेंट को मजबूरी है ये फैसिलिटी एक लॉजिकल बिजनेस मैनर एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो या तो गवर्नमेंट परेशान होगी या बिजनेसमैन परेशान होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो नोटिफिकेशन निकाल सकती है और किसी भी गुड्स को नोटिफाई कर सकती है टू एक्सटेंड दिस फैसिलिटी टू दैट पर्टिकुलर गुड्स। और ये फैसिलिटी सिर्फ फैक्ट्री टू वेयर हाउस नहीं बल्कि वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस भी पॉसिबल है। और सीबीईसी को दूसरे सब रूल में पावर दी गई है कि सीबीईसी विल पुट द कंडीशन एंड लिमिटेशन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। चूंकि गुड्स फैक्ट्री से निकल गए हैं तो गवर्नमेंट का कंट्रोल अब होना जरूरी है इन गुड्स के ऊपर, अदरवाइज फैक्ट्री से गुड्स निकल गए और गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल भी ढीला कर दिया तो ड्यूटी का लॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर गवर्नमेंट कैसे इसके ऊपर कंट्रोल रखती है वो हम देखने जा रहे हैं। तो सीबीईसी को पावर दे दी गई दैट द अबव सेट फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, लिमिटेशंस, प्रोसीजर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सीबीईसी इन दिस बिहाफ। और कंडीशन देखिए क्या रखी गई है, कंडीशन इज दैट द वेयरहाउस शैल बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्साइज। और ये तो बहुत ही प्राइमा फेसी कंडीशन बनती है कि बिना रजिस्टर्ड वेयरहाउस के तो हम किसी भी ऐसी जगह पे गुड्स रखने ही नहीं देंगे। बताइए क्या कभी कोई ऐसी लोकेशन पे भी गुड्स रखे जा सकते हैं जो रजिस्टर्ड ना हो और ड्यूटी भी ना पे करनी पड़े वहां पे? रजिस्टर्ड भी ना हो और ड्यूटी भी ना पे करनी पड़े? जी नहीं। आपने रूल पढ़ा हुआ है इससे पहले वाली क्लास में, रूल 4 सब रूल 4, जहां पर सीसीई से परमिशन ले लेते हैं और सीजनल गुड्स के केस में हम फैक्ट्री से बाहर भी स्टोर कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू द परमिशन, और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, हालांकि फिर भी सीसीई के कंट्रोल में रहता है। तो कंडीशन ये है कि दैट द वेयरहाउस शैल बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्साइज। लिमिटेशन ये है दैट द सच गुड्स मे रिमेन इन वेयरहाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months। देखिए गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी डेफरमेंट के ऊपर रोक लगा दी। गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था, ड्यूटी डेफरमेंट हो रही थी और मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा था कि वो गुड्स को फैक्ट्री से निकाल के वेयरहाउस में जब तक चाहेगा तब तक रखे रहेगा। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से 3 महीने के अंदर अगर ये गुड्स रिमूव नहीं हुए तो क्या होगा, अब आपको ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। भले ये वेयरहाउस में रखे रहें तब भी आपको ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। तो मैक्सिमम अप टू 3 months तक ये गुड्स या तो रिमूव होंगे या फिर ड्यूटी तब भी आपको देनी पड़ जाएगी। तो प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है, प्रोसीजर ये है कि कंसाइनर या सेंडर he shall prepare an application in the quadruplicate, 4 copies एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा and he shall send the goods to the destination warehouse along with the original, duplicate and triplicate copy। जबकि चौथी कॉपी shall be sent to the jurisdictional SCE within 24 hours। कंसाइनी की क्या जिम्मेदारी है? कंसाइनी या जो रिसीवर है, he shall on the arrival of goods shall verify the same with 3 copies
और ये वेरिफिकेशन 24 घंटे के अंदर में हो जानी चाहिए. He shall send the original copy to SCE, send the duplicate copy to consigner, और इस डुप्लीकेट कॉपी को हम वेयरहाउसिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, और रिटेन द ट्रिप्लीकेट कॉपी, तीसरी कॉपी अपने पास में रख लेगा. SCE of the consignee shall countersign the application and send it to SCE of consigner. ये प्रोसीजर है. एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज वेयरहाउसिंग सर्टिफिकेट. वेयरहाउसिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया. और देखिए किस तरीके से गुड्स की मूवमेंट हो रही है, किस तरीके से इन एप्लीकेशन की कॉपीज की मूवमेंट हो रही है. सबसे पहले 4 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन बनाई जाएंगी. जो फैक्ट्री है, यहां से गुड्स रिमूव हो रहे हैं, और कंसाइनर 4 कॉपीज प्रिपेयर कर रहा है. और कहां भेजा जा रही है, वेयरहाउस में, कंसाइनी के पास में. गुड्स जा रहे हैं, प्लस 4 कॉपीज जा रही हैं. फिर क्या हो रहा है, नंबर 2 पे 4 कॉपीज प्रिपेयर करने के बाद में, भेजने से पहले भी इसने 4 कॉपीज प्रिपेयर कर ली होंगी. 4 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन. नंबर 2 पे गुड्स को पहली, दूसरी और तीसरी कॉपीज के साथ में भेज दिया. चौथी कॉपी का क्या किया, SCE, जो इसका ज्यूरिसडिक्शनल SCE है, इसको 4th कॉपी हमने सेंड कर दिया. नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हमने 4th कॉपी सेंड कर दी. इसके बाद में क्या हुआ, अब गुड्स रिसीव हुए. नंबर 4 पे गुड्स रिसीव हुए विद 1, 2 and 3 कॉपीज. गुड्स रिसीव होने के बाद में अगला काम इसका क्या है, वेरीफाई भी हो गया. वेरीफाइड विद 1, 2 and 3 कॉपी. इसके बाद में इसने अगला काम क्या किया, इसको पांचवें नंबर पे डुप्लीकेट कॉपी सेंड कर दी. डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेंड टू कंसाइनर, और इसको हमने क्या नाम दिया, वेयर हाउसिंग सर्टिफिकेट. अगला काम इसने क्या किया, इसके पास में कितनी कॉपी रह गई, 3 पहुंची थी. 3 में से दूसरी भेज दी, कौन सी रहेगी, पहली और तीसरी कॉपी रहेगी. पहली और तीसरी कॉपी का क्या करता है, ये कह रहा है SCE ऑफ कंसाइनी रिटेन द ट्रिप्लीकेट कॉपी अपने पास में रख देता है, और SCE ऑफ कंसाइनी ये बाद में भेज रहा है, पहले ये अपने SCE को भेज रहा है. ज्यूरिसडिक्शनल SCE, ज्यूरिसडिक्शनल SCE को ये सेंड कर रहा है फर्स्ट कॉपी.
गुड्स रिसीव होने के बाद में, और रिसीव होने के बाद में एससी को भेज रहा है, उसके बाद में फिर सेकेंड कॉपी भेज रहा है कंसाइनर को, और फिर इसके बाद में जो एससी ऑफ कंसाइनी है, कंसाइनी का एससी shall countersign the application and send it to SCE of consigner. अब ये सातवें नंबर पे countersigned application send to SCE of consigner, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देखिए एक कॉपी, 4 कॉपीज प्रिपेयर हुई। सबसे पहले 4 कॉपीज प्रिपेयर होने के बाद में गुड्स 3 कॉपीज के साथ में कंसाइनी के पास में पहुंचते हैं। फिर कंसाइनी क्या करता है, जो कंसाइनर चौथी कॉपी को अपने पास में, जो उसके पास में बची थी, अपने एससी को भेज देता है। कंसाइनी सारे गुड्स रिसीव करता है 3 कॉपीज के साथ में, इसमें से तीसरी कॉपी अपने पास में रख लेता है। पहली कॉपी ज्यूरिसडिक्शनल एससी को अपने भेज देता है, और तीसरी अपने पास में रखने के बाद में दूसरी इसको वापस कर देता है। इसको हमने नाम दे दिया वेयरहाउसिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद में जो इसके पास में एक कॉपी पहुंची थी, ये इसके ऊपर काउंटर सिग्नेचर करता है और इसी को वापस भेज देता है। तो इसके पास में कितनी कॉपी हो गई, एक तो चौथी कॉपी और पहली कॉपी, 2 कॉपी इसके पास में आखिरी में आ गई। सेकेंड कॉपी इसके पास में, थर्ड कॉपी इसके पास में, ठीक है। तो इसके पास में सेकेंड रहेगी, इसके पास में थर्ड रहेगी, इसके पास में कुछ भी नहीं है, इसके पास में फर्स्ट है और फोर्थ है। ये फाइनल पोजीशन बचती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जो गुड्स रिमूव हुए हैं वो गुड्स प्रॉपरली वेयरहाउस तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि गुड्स फैक्ट्री से तो रिमूव हुए विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, लेकिन बीच में ही गुड्स निकल गए और रास्ते में ही बिक गए, वेयरहाउस तक गुड्स पहुंचे ही नहीं। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि जितने चले थे उतने पहुंचे हैं या नहीं, बताइए गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया कि नहीं। कैसे, जब बताइए आप गुड्स यहां से रिमूव कर रहे होंगे, तो लेट्स सपोज मैंने 10,000 क्वांटिटी यहां से रिमूव की, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर यहां पर लिखा होगा कि मैंने 10,000 यूनिट्स यहां से रिमूव करी।
यानी कि मैंने अपने एससी को बता दिया फोर्थ कॉपी बेस के कि भैया 10,000 रिमूव हो गई, और रिसीवर के पास में 10,000 पहुंच गई, डायरेक्टली रिसीवर इसको भी तो भेज सकता था वेरीफाई करवाने के लिए। गवर्नमेंट इससे क्यों नहीं रिसीव कर रही? बताइए, कंसाइनी किसका आदमी है? इसी का आदमी है। ये जो बोलेगा उतनी यूनिट लिख के भेज देगा इसको। लेकिन क्या कहा, जितने गुड्स रिसीव हुए ये साइन करेगा, वेरीफाई करेगा, लिखेगा कि इतनी यूनिट्स रिसीव हुई, अपने एससी को भेजेगा, ये इसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, और अपने एससी को 10,000 यूनिट जब ये वेरीफाई कर देगा कि 10,000 रिसीव हुई हैं, तब ये इधर फिर से इसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि हां जितनी चली थी उतनी पहुंची या नहीं पहुंची। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसीजर कंट्रोल कर लिया कि जितनी यूनिट्स इधर से रिमूव होंगी उतनी ही यूनिट्स इधर पहुंचनी चाहिए, और ये बात हमने अपने ऑफिसर से वेरीफाई करवाई है गवर्नमेंट ने, ना कि एसएससी के आदमी से। तो मीनिंग देयर बाय कि गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसीजर को इस सीबीईसी के बताए हुए प्रोसीजर से कंट्रोल करती है। और अदर पॉइंट्स में नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंसाइनर शैल रिटेन द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर हिज रिकॉर्ड। कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के पास में ये एक कॉपी रहेगी, और कंसाइनर शैल रिसीव दिस डुप्लीकेट कॉपी, कब तक उसे ये कॉपी मिल जानी चाहिए, known as warehousing certificate within 90 days of the removal of goods, then the consignor shall pay the appropriate duty leviable on such goods। कंसाइनर को ये कॉपी कब तक आ जानी चाहिए, 90 दिनों के अंदर, विदिन 90 डेज। विदिन 90 डेज। और अकाउंटिंग ऑफ गुड्स इन द वेयर हाउस, द रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द वेयर हाउस, यानी कि जो वेयर हाउस कीपर होगा, शैल मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स, शैल मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ द गुड्स सो रिसीव्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस। बताइए, क्या ये भी अपने यहां पर एक डीएसए टाइप का कुछ मेंटेन करेगा कि नहीं? क्योंकि ये डीएसए एग्जैक्टली तो मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि डीएसए तो प्रोडक्शन का रिकॉर्ड होता है, और वेयर हाउस में कोई प्रोडक्शन तो चल नहीं रही है। ये सिंपली क्या रिकॉर्ड रखेगा, ओपनिंग, रिसीव्ड माइनस रिमूव्ड, क्लोजिंग, दैट्स इट। इसके पास में कोई एडिशनल क्वांटिटी नहीं आ रही, कोई नई प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही, तो सिंपली ये एक डीएसए जैसा ही एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितने गुड्स आए, कितने बचे, कितने रिमूव हुए, ये सारी रिकॉर्ड्स इसके पास में अवेलेबल रहनी चाहिए। ये था आपका सब रूल 2। नेक्स्ट पेज पे आपको सब रूल 3 दे रखा है। देखिए, सब रूल 3 कहता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑन द गुड्स that are removed from the factory of production to a warehouse or from one warehouse to another warehouse shall be upon consignee। ध्यान से पढ़िएगा, responsibility of payment of goods, payment of duty on the goods that are removed from the factory of production to a warehouse or from one warehouse to another warehouse shall be upon consignee। अगर 10,000 यूनिट इधर से चली और 10,000 यूनिट में से सिर्फ 8,000 यूनिट इधर पहुंची, तो गवर्नमेंट ड्यूटी किससे लेगी 2,000 यूनिट के ऊपर? जितनी निकली हैं उतनी ही पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर उतनी पहुंच गई फिर तो रूल 20 कंप्लाइड हो गया, और अगर नहीं पहुंची इसका मतलब रास्ते में रिमूव हो गई, कुछ भी हुआ हो, चाहे रास्ते में लॉस हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। अगर नहीं पहुंची हमने तो रिमूव मान ली, और अगर नहीं पहुंची है तो उतने के ऊपर अब ड्यूटी देनी पड़ेगी किसको? कंसाइनी को 2,000 यूनिट पे। ठीक है, अब रूल सब रूल 4 जो है इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। सब रूल 4 कहता है, इफ द गुड्स डिस्पैच्ड फॉर द वेयरहाउसिंग और री-वेयरहाउसिंग। री-वेयरहाउसिंग किसे बोल रहे हैं? फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस। इफ द गुड्स डिस्पैच्ड फॉर वेयरहाउसिंग
or re-warehousing are not received in the warehouse, so the responsibility of payment of duty shall be upon consignor. Responsibility of payment of duty shall be upon consignor. बताइए क्या मीनिंग निकल रहा है दूसरे वाले का? तो फिर पहले वाले में क्या लिखा था? सब रूल 3 कह रहा है कि अगर गुड्स चले और नहीं पहुंचे तो ड्यूटी कंसाइनी देगा, और सब रूल 4 कह रहा है इफ द गुड्स डिस्पैच्ड फॉर वेयरहाउसिंग और ये रिसीव नहीं हुए तो ड्यूटी कंसाइनर देगा। ये तो दोनों बातें एक ही हैं। क्या डिफरेंस है 3 और 4 में? अगर फैक्ट्री से जाएगा वेयरहाउसिंग, मतलब किसी भी रिसीवर के पास जाएगा तो फर्दर सेल के लिए, तो कौन रिसीवर होगा? रिसीवर तो कंसाइनी ही होगा, और कौन सा रिसीवर होगा? इसमें ये कैसे डिटरमाइन होगा? वेयरहाउस पहुंचा है तो कंसाइनी तो मतलब रिसीव तो भी नहीं है सिस्टम लास्ट वाले में, 2 वाले में डिस्पोजिट वेयरहाउस का कंसाइनी में कैसे उसको पे करेगा? तो वेयरहाउस को फैक्ट्री पे करेगी कंसाइनी। यहां से 10,000 यूनिट चली, ठीक है। सब रूल 3 कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी ऑन द गुड्स दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेयरहाउस। जो यहां से निकले हैं 10,000 निकले यहां से फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन टू वेयरहाउस और फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस शैल बी अपॉन कंसाइनी। यानी कि हम तो कंसाइनी से पूरे 10,000 की ड्यूटी लेंगे, यही कह रहा है सब रूल 3। सब रूल के 3 कह रहा है कि पूरे 10,000 के लिए कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल है। सब रूल 4 कह रहा है इफ द गुड्स डिस्पैच्ड फॉर वेयरहाउसिंग 10,000 और री वेयरहाउसिंग आर नॉट रिसीव्ड इन द वेयरहाउस, ये रिसीव नहीं हुए, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ ड्यूटी शैल बी अपॉन द कंसाइनर।